हाँ ठीक है, ओके। चलो हे व्हाट्सअप लेजेंड, सो स्टार्ट करते हैं। आज से टॉपिक है नया चैप्टर है। कुछ टेक्निकल इशू होने की वजह से आज हम लाइव नहीं आ पा रहे, तो ये रिकॉर्डेड वीडियोस आप तक पहुंच जाएंगी। अब इसको आप इंटरटेन कर सकते हो। तो आज का नया चैप्टर है फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। ठीक है, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब बहुत स्पीड में हो जाएगा, बहुत सारी चीज़ें हम लोग पढ़ भी चुके हैं, बहुत स्पीड में हो जाएगा। सबसे पहले मैं चाहता हूँ ये बताओ, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या थी, जल्दी से एकदम टू द पॉइंट। देखो यहाँ पर इन क्लासेस का मतलब क्या है कि हमें जो जनरल इंफॉर्मेशन थी ना, अब हमें उससे स्पेशलाइज्ड होना है। स्पेशलाइज का मतलब क्या, ये आपको यूपीएससी को क्रैक करवाएगी। मतलब आपकी 10 लाइन लिखी हुई, उसमें एक लाइन आपके लिए इंपॉर्टेंट होती है, और वो लाइन कौन सी, वो जानना, यही स्पेशलाइजेशन है। इकोसिस्टम में आप बहुत लंबा पढ़ोगे, लेकिन एक लाइन होगी जो आपकी इकोसिस्टम की डेफिनेशन को बताएगी। वो लाइन कौन सी है इकोसिस्टम के रिस्पेक्ट में, इकोसिस्टम की डेफिनेशन क्या होती है, और ये करना यही इस कोर्स का पर्पस है मेन। हाँ बेटा, कोई दिक्कत नहीं, किसी भी लैंग्वेज में आप बता सकते हो। देखो ज़्यादा समय नहीं करेंगे। देखो यही तो होती है ना, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ एनी रीजन और बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर ले ले तो उसमें सब कुछ आ गया। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ कोई भी चीज, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा यहाँ का फंक्शनल यूनिट क्या है, हम ही आप लोग मिलकर ही इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब कि एक ऐसी यूनिट जो कि फंक्शन करती है, मतलब काम करती है। तो उसके काम है क्या, अगर ये क्या है, हमारा इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट की हमारी फंक्शनल यूनिट कौन कौन सी होगी, ये कैमरा भी है, हम और आप भी हैं, फंक्शनल यूनिट है, हम ही आप तो काम करते हैं, बोर्ड भी है, लैपटॉप भी है। तो हम लोग किस तरीके से काम करते हैं, हम लोग मिलके क्या बनाएंगे। जैसे आप लिविंग हो गए, लैपटॉप क्या है, नॉन लिविंग हो गया, कैमरा क्या है, नॉन लिविंग हो गया। तो लिविंग नॉन लिविंग मिलके किस तरीके से आपस में फंक्शन करते हैं, किस तरह से इंटरेक्ट करते हैं इन एनी रीजन, वही हमारा इकोसिस्टम होता है। और उसके फंक्शन क्या है, अब इकोसिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, यही को बस हमें जानना है। अब इकोसिस्टम के जब फंक्शन के बारे में पूछा जाता है, तो ये बताया जाता है इकोसिस्टम के सिर्फ दो फंक्शन होते हैं। एक होता है एनर्जी का ट्रांसफर, एनर्जी ट्रांसफर, और न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर, न्यूट्रिएंट ट्रांसफर। एनर्जी मतलब ऊर्जा का ट्रांसफर करना, ये इकोसिस्टम का फंक्शन है, और इसी तरीके से न्यूट्रिएंट का ट्रांसफर करना, ये इकोसिस्टम का फंक्शन है। कैसे, देखो अब बहुत बेसिक साइड देखते हैं। जैसे मान लीजिए जो एक पेड़ होता है, प्लांट होता है, प्लांट की जो पत्तियां होती हैं वो क्या काम करती हैं, फूड बनाती हैं, ये सबको पता है। लेकिन क्या खाली प्लांट की पत्तियां ही काम कर रही होती, नहीं, उसकी जड़ें भी तो होती हैं। तो जड़ें क्या काम करती हैं फूड बनाने में, नीचे से खनिज लवण को लेके पेड़ तक पहुंचाती हैं, ऊपर से सनरेज आई, पानी हुआ, खनिज लवण मिलके तब फूड बनता है। तो क्या हुआ, यहां पे क्या लिया जा रहा है, न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट कहां से लिए जाते हैं, सॉइल से लिए जा रहे हैं। तो देखो एक पेड़ को अच्छे तरीके से बढ़ने के लिए हमें न्यूट्रिएंट की भी जरूरत है, और ऊपर से सूरज की रोशनी की भी जरूरत। जब ये दोनों चीजें मिल जाएंगी, एनर्जी हमें मिल जाएगी, न्यूट्रिएंट मिल जाएगा, तभी एक पेड़ बढ़ेगा। बात समझ आ रही है, पेड़ बढ़ेगा। अब जब पेड़ बढ़ गया तो उसको कौन खाएगा, हाँ उसको खाएंगे कौन है, जो बकरी आके खा लेगी। अब बकरी क्या है, कल मैंने आप लोग को बताया था, प्राथमिक उपभोक्ता। उसको फिर द्वितीयक उपभोक्ता खाएंगे, तृतीयक उपभोक्ता खाएंगे, और उसके बाद फाइनल वाला खाएगा। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते थे, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शियरी कंज्यूमर। इसके एक नाम और भी है, एक नाम और भी था,
कार्निवोरस, ओमनिवोरस और हर्बीवोर्स, ये सब था। ये सब चीजें कल हम आपको क्लास में बता चुके हैं। तो अब देख रहे हो ना, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या हो रही है, अगर न्यूट्रिएंट ना होते और ये एनर्जी ना होती, एनर्जी कहां से मिली थी, सूरज से, तो सूरज की एनर्जी को ट्रैप करना और जमीन से न्यूट्रिएंट को लेना, यही इकोसिस्टम का एक मेन फंक्शन है। तो इकोसिस्टम का काम क्या होता है, उसका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये जो एनर्जी और न्यूट्रिएंट का बस चक्र चला करेगा। अब देखो एक क्रोनोलॉजी इसकी और देख लो, पूरी फाइनल वाली। ऊर्जा कहां से हमको मिली, सूरज से, ठीक है, प्लस न्यूट्रिएंट या खनिज लवण हमको कहां से मिले, सॉइल से, प्लस पानी, ये भी हमको मिल गया। ये तीनों चीजें मिलने के बाद क्या बना, प्लांट। ठीक, प्लांट को किसने खाया, किसी एक, मान लीजिए कि हर्बीवोर ने खा लिया। ठीक, हर्बीवोर ने खाया। हर्बीवोर को किसने खाया, कार्निवोर ने। कार्निवोर मतलब क्या, मांसाहारी। कार्निवोर, और उसके बाद थोड़ा बहुत क्या हुआ, प्लांट को कभी कभी कौन कौन खा लेता है, ओमनिवोर। ओमनिवोर का मतलब सर्वाहारी। अब इसके बाद क्या होगा, ये भी तो मरेंगे ना, कभी कार्निवोर मरेगा, ओमनिवोर भी मरेगा। जब ये मर जाएंगे तो इनकी क्या हो जाएगी, डेथ, और ये डेड ऑर्गेनिक हो जाएंगे। जब ये मर जाएंगे तब इनके बाद इसके ऊपर कौन आएगा, बैक्टीरिया। उसका एक नाम हमने बताया था, अपघटक। क्या आएंगे इसके ऊपर, अपघटक। अब अपघटक इसका क्या करेंगे, अपघटक के भी मैंने कुछ आपको इंग्लिश वाले नाम बताए थे, ऑस्मोट्रॉप, सेप्रोट्रॉप्स, ये याद रखना, क्योंकि कभी कभी जब यूपीएससी का जब कॉम्प्रिहेंशन पूछा जाएगा तो उसमें ऑस्मोट्रॉप को ऑस्मोट्रॉपी लिखा रहेगा, अपघटक लिख के नहीं आएगा। इस वजह से आपको वो नाम भी पता होना चाहिए, ऑस्मोट्रॉप और सेप्रोट्रॉप्स, ये मैंने कल आप लोग को बताया था। तो अपघटक आके क्या काम करते हैं, ये जो डेड हुआ, बहुत ध्यान से देखना, ये जो हुआ ये ऑर्गेनिक मैटर था। क्या था, ऑर्गेनिक मैटर। अब जो अपघटक होते हैं इस ऑर्गेनिक मैटर को किस में कन्वर्ट करते हैं, इनऑर्गेनिक में। इनऑर्गेनिक मैटर में, इनऑर्गेनिक मैटर का मतलब क्या होता है, जो फॉर्म पहले आई थी। अब जो न्यूट्रिएंट थे, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सल्फर, फास्फोरस, ये क्या थे, इनऑर्गेनिक फॉर्म में थे। तो इनऑर्गेनिक फॉर्म से किस में गए, प्लांट में, प्लांट से हर्बीवोर से इसमें मर गए। तो ये किस में फॉर्म में थे, वो सारी चीजें किस में थी, ऑर्गेनिक फॉर्म में। अब घटक आए, उन्हीं ने ऑर्गेनिक फॉर्म को किस में कन्वर्ट कर दिया, इनऑर्गेनिक फॉर्म को। अब इनऑर्गेनिक फॉर्म फिर कहां चला गया, जमीन में, और जमीन से फिर साइकिल कहां चली गई, साइकिल पूरी चलती रहेगी। इस साइकिल को क्या बोलते हैं, न्यूट्रिएंट साइकिल। तो कहने का मतलब बस ये है, जो हमारा इकोसिस्टम होता है उसका फंक्शन, उसका काम पता है क्या होता है, बस यही ऊर्जा और न्यूट्रिएंट को खाली घुमाते रहना। और इसको अब हम लोग अपने एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पढ़ेंगे, इसके लिए बस आपको क्या करना पड़ता है, कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं। फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम जब हमसे पूछा जाएगा, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम हमको इससे पूछा जाएगा, तो इसमें बस 2 या 3 प्रोसेस हमको पढ़ने होते हैं। सबसे पहले क्या होता है, एनर्जी फ्लो, पहला वाला एनर्जी किस तरह फ्लो कर रही है। दूसरा वाला क्या होता है, न्यूट्रिएंट साइक्लिंग। न्यूट्रिएंट साइक्लिंग मतलब कि न्यूट्रिएंट कैसे निकल के जा रहा है। और तीसरा क्या होता है, ये अलग सा है, इसको हम अभी बताएंगे, इकोलॉजिकल सक्सेशन, है ना, इकोलॉजिकल सक्सेशन। बस यही 3 काम होते हैं। इससे हमको पता चल जाएगा एनर्जी कैसे फ्लो हो रही है, इससे हमको पता चल जाएगा न्यूट्रिएंट कैसे सर्कुलेट हो रहे हैं, और इससे हमको पता चल जाएगा कि कोई भी एक जमीन थी जहां पर बैरन लैंड था। बैरन लैंड का मतलब एकदम खाली जमीन, कुछ नहीं था, वहां पर धीरे धीरे घास जमी। घास जमने के बाद थोड़े थोड़े से झंकाड़ आ गया। झंकाड़ जानते हो लोकल लैंग्वेज, हाँ लगा, झाड़ी वाड़ी, झंकाड़ी। फिर उसके बाद सॉफ्टवुड आती है। सॉफ्टवुड का मतलब क्या होता है, ऐसे पेड़ आते हैं जिनकी लकड़ियां थोड़ी सॉफ्ट होती हैं। फिर उसके बाद ऐसे पेड़ आते हैं जिनकी लकड़ियां हार्डवुड होती हैं, और वो सबसे आखिरी के होते हैं। तो ये जो यहां से लेके यहां तक का जो प्रोसेस है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं। अब सक्सेशन में कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं, ये क्या होता है, ये क्या होता है, उन सारी चीजों को हम लोग इस वाले पॉइंट ऑफ व्यू में देख लेंगे। इज दैट क्लियर, बेसिक सा चीज है। चलो बताओ, एक फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, इकोसिस्टम का मेन फंक्शन क्या है, मतलब इकोसिस्टम का मेन काम है क्या, एनर्जी और खनिज लवण को खाली घुमाते रहना। ठीक, इसको समझने के लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे,
एनर्जी फ्लो को पढ़ेंगे, उसके बाद न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को पढ़ लेंगे और इकोलॉजिकल सक्सेशन को पढ़ लेंगे। ये सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाएंगी। तो सबसे पहले इसको चाहो तो लिख सकते हो, नहीं तो इसके बाद आगे बढ़ें, लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि इससे पहले भी हम करवा चुके हैं। तो सबसे पहला क्या कॉन्सेप्ट आएगा, एनर्जी फ्लो। एनर्जी फ्लो तो किस तरीके से एनर्जी का प्रवाह होता है। अब इसमें आपको एनर्जी फ्लो में मैं 2-3 चीजें आपको बता चुका हूं कि एनर्जी फ्लो को समझने के लिए 3-4 चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? सबसे पहला क्या होता है, फूड चेन। दूसरा क्या होता है, फूड वेब। और तीसरा क्या होता है, इकोलॉजिकल पिरामिड। इकोलॉजिकल पिरामिड। अब देखो फूड चेन, देखो यहीं पे देख लो, यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, समझ लोगे सारा इसी एक ही फिगर से सब कंप्लीट हो जाएगा। एक फूड चेन 2 तरह की होती है। एक कौन सी होती है, ग्रेजिंग फूड चेन, अभी मैं बता दूंगा सारा। और दूसरी होती है डेट्राइटस फूड चेन। ठीक, फूड वेब नॉर्मल होता है, उसमें ज्यादा चीजें नहीं होती हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड आपको पता है, मैंने आप लोग को बता चुका हूं कि 3 तरह के होते हैं। इकोलॉजिकल पिरामिड, ये पहला वाला होता है पिरामिड ऑफ नंबर वाला होता है ना। दूसरा वाला कौन सा है, पिरामिड ऑफ बायोमास वाला। और तीसरा वाला कौन सा होता है, एनर्जी। बता के क्वेश्चन। अब इसमें 1-2 चीजें और कॉमन होती है, वो आप देख लो कि जो पिरामिड ऑफ बायोमास नंबर वाला होता है, ये अपराइट भी होता है, ऐसा भी होता है, ये वाला भी अपराइट डाउनवर्ड, और ये वाला सिर्फ और सिर्फ अपराइट होता है। बस इतना है, इतना समझ लोगे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी। इसको मैं कर दे रहा हूं यहां पे ताकि आप लोग इसको देख लो। बस एनर्जी फ्लो में इतना ही है। चलो भाई, तो दोनों उंगली से जाता है यहाँ पे। अच्छा, ओहो वाओ, अल्लाह पता ही नहीं। ठीक है, इसको चाहो तो देख सकते हो, बस इतना देख लो, इसी में सब कुछ है। इतने ही से क्वेश्चन आपके बन भी जाएंगे। एनर्जी का फ्लो कैसे होता है, इसको समझने के लिए हमें 3 चीजें समझनी पड़ेंगी। फूड चेन क्या होता है, फूड वेब क्या होता है, और इकोलॉजिकल पिरामिड क्या होता है। फूड चेन का मतलब खाद्य श्रृंखला, फूड वेब का मतलब खाद्य जाल, इकोलॉजिकल पिरामिड का मतलब पारिस्थितिकीय पिरामिड। बस इतना हमको ध्यान में रखना। अब फूड चेन का मतलब क्या होता है कि ये क्या बताता है कि किसी भी रीजन में एनर्जी का फ्लो कहां से स्टार्ट हुई और कहां पर जा रही है। इसमें एक चीज एक्स्ट्रा हम लोग पढ़ेंगे, वो है कौन सा, शायद 10% लॉ। ये बात आपको ध्यान में रखना है, ये ध्यान में रखना है कि एनर्जी के फ्लो एक ये बताता है कि जब कभी भी एनर्जी जहां पर है उसको किसी अपने ऊपर वाले इंटरेक्शन में जाती है, वहां पर सिर्फ और सिर्फ 10% ही ट्रांसफर होती है, 90% कंज्यूम कर लिया जाती है। ये सारी चीज होती है, ये बात हम लोग कर चुके हैं, इसको देखना है। अब देखो इस बात का आप लोग बस ध्यान में रखिएगा। मतलब कि मान लीजिए कि जो सूरज की रोशनी से जो एनर्जी आई वो किस में गई, प्लांट में। अब प्लांट से वो एनर्जी किस में जा रही है, खरगोश में मान लो। तो अगर मान लो कि इसमें 10 यूनिट 100 यूनिट थी, तो खरगोश के पास कितनी पहुंची होगी, 10 यूनिट पहुंची होगी। ठीक, क्यों, क्योंकि यहीं पे क्या लगता है 10% लॉ, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंडमैन लॉ। क्योंकि ये जो इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट है, इसको देने का काम क्या था, रेमंड लिंडमैन ने ही दिया था, इस वजह से लिंडमैन लॉ भी इनको ही बोला जाता है। अब खरगोश से मान लो खरगोश को खा लिया सांप ने, तो सांप के पास कितनी एनर्जी पहुंची होगी, 1 यूनिट पहुंची होगी। अब सांप के बाद इसको अगर बाज ने खा लिया या चील ने खा लिया, तो इसके पास कितनी पहुंचेगी, 0.1 यूनिट। ये रूल है, ऐसा ही होता है। इट मीन्स कि सबसे ज्यादा एनर्जी किसके पास होती है, प्लांट के पास, उसके बाद प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्शियरी कंज्यूमर के पास। ये बेसिक सा होता है। ठीक, अब ये प्रोसेस में होता है। अब यहां पर देखते हैं, इस पॉइंट को आप लोग ध्यान में रखिएगा। अब यहां पर देखते हैं फूड चेन का क्या कॉन्सेप्ट है। फूड चेन बता चुका हूं, यही वाला चेन है। बस प्लांट से एनर्जी किसमें गई, इसमें गई, इससे एनर्जी इसमें गई, इससे एनर्जी गई इसमें गई। ये 2 तरह की होती है फूड चेन, 2 तरह की होगी। एक होती है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी कौन सी, डेट्राइटस। ग्रेजिंग का मतलब ऐसी फूड चेन जो कि किसी प्लांट से स्टार्ट हो। जब फूड चेन
कभी प्लांट से स्टार्ट हो तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग। ग्रेजिंग का मतलब चारा वाला होता है, जो चरवाहा होता है ना, ग्रेज करना उससे। और डिट्राइटस का मतलब क्या है, जब कभी भी फूड चेन किसी डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो, डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट। जब फूड चेन, अब देखो यहां पे क्या है, प्लांट से स्टार्ट हो रही है, तो ये इसमें क्या होती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन। जब कभी भी डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट हो तो उसको हम लोग डिट्राइटस फूड चेन बोलते हैं। अब यहां पे देखना, ये जो बाज था या खरगोश या सांप, कुछ भी, मान लो इनमें से कोई एक मर गया, मान लो खरगोश मर गया। अब खरगोश जब मर गया तो इसके साथ क्या होगा, इसके ऊपर क्या आएंगे, अपघटक। ठीक, अब अपघटक क्या करेंगे, ये जो ऑर्गेनिक मटेरियल इसको तोड़ेंगे किसे, इनऑर्गेनिक मटेरियल। तो यहां पर भी एक फूड चेन स्टार्ट होती है। और ध्यान से देखना, अभी ये खरगोश है, इसको टुकड़ों टुकड़ों में जो करने का काम है वो दूसरे एनिमल कर रहे होंगे, छोटे छोटे से इंसेक्ट। उसके बाद वो जो छोटे छोटे से इंसेक्ट होंगे वो उसको इनऑर्गेनिक मटेरियल में बदल रहे होंगे, वो अलग होगा। तो जब कभी भी कोई फूड चेन किसी डेड ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है तो उसको डिट्राइटस बोलते हैं। और जब कभी भी फूड चेन किसी प्लांट से स्टार्ट हो रही हो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेजिंग फूड चेन बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन का जवाब दो, कौन वाली में, ग्रेजिंग फूड चेन या डिट्राइटस फूड चेन, किस में एनर्जी ज्यादा ट्रांसफर हो रही होगी? यही क्वेश्चन है। और अगर आप लोगों ने एनसीईआरटी पढ़ी होती तो इसका आंसर दे देते। ये वहां पर लॉजिक ही नहीं है। 10% लॉ सिर्फ और सिर्फ एनर्जी ट्रांसफर में देखा जा रहा है, क्योंकि यहां पर हम पता है क्या, नंबर्स भी काउंट करेंगे, नंबर्स के कितने नंबर में है डिट्राइटस में। और ये बात फैक्ट ध्यान में रखना है, सबसे ज्यादा एनर्जी किस में ट्रांसफर होती है, डिट्राइटस में। लगभग विश्व की 70% एनर्जी का जो ट्रांसफर है वो डिट्राइटस फूड चेन से हो रहा है। ये फैक्ट है जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ, आपकी इन सब चीजों में नहीं लिखा होता है, इस वजह से आपको जाना जरूरी है। तो फूड चेन क्या है, फूड चेन हमको ये बताती है कि एनर्जी का फ्लो एक एक इंडिविजुअल में किस तरीके से होता है। हाँ, तो उसमें दो तरीके की होती है, ग्रेजिंग और डिट्राइटस। ग्रेजिंग का मतलब क्या होता है कि जब प्लांट से फूड चेन स्टार्ट हो रही हो। डिट्राइटस का मतलब क्या है, जब फूड चेन किससे स्टार्ट हो रही हो, मरे हुए किसी प्राणी से या ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट होती है। और एनर्जी का फ्लो सबसे ज्यादा किसमें होता है, डिट्राइटस फूड चेन में हो रहा होता है। ओके, बैक। अब आते हैं फूड वेब। अब फूड वेब क्या है, क्योंकि जो एनर्जी फ्लो का जो कॉन्सेप्ट था फूड चेन में वो फाइनल नहीं था। मतलब कि क्या ये जरूरी है कि घास को सिर्फ खरगोश ही खाए, क्या ये जरूरी है कि खरगोश को सिर्फ सांप ही खाए, उल्टा भी घास को कोई दूसरा जानवर भी तो खा सकता है। तो ये बड़ा मतलब कि इनएप्रोप्रिएट था, मतलब पूरे तरीके से 100% श्योर नहीं था। इस वजह से एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गया जिसको हम लोग फूड वेब बोलते हैं, जिसमें एक से ज्यादा फूड चेन ऐड कर दी जाती हैं। तो फूड वेब इज अ बेस्ट एग्जाम्पल या एक बेस्ट तरीका है जिससे हम एनर्जी फ्लो को डिफाइन कर सकते हैं, जिसमें एक से ज्यादा फूड चेन को डिफाइन किया जा सकता है। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि घास को सिर्फ और सिर्फ बकरी ही खाएगी, घास को खरगोश भी खा सकता है, घास को ग्रास होपर भी खा सकता है। इस प्रॉब्लम को, हाँ एकदम बहुत सारी चीजें, बहुत ऑप्शन है, बकरी, गाय, भैंस, मतलब बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक, तो इसकी जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व करने के लिए फूड वेब आया। इसमें इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। फूड वेब का मतलब खाद्य जाल का कॉन्सेप्ट है। अब आता है इकोलॉजिकल पिरामिड। अब ये बताइए कि अभी तक जितनी बात हो रही थी, अब इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों? क्योंकि इसमें जो प्रॉब्लम थी उसको सॉल्व किया है इसने, और इसमें जो प्रॉब्लम थी इसको सॉल्व किया है इकोलॉजिकल पिरामिड ने। अब जैसे माना यहां पे देखो, जैसे फूड वेब की प्रॉब्लम क्या होगी, अब ये बताओ फूड वेब की प्रॉब्लम क्या होगी, क्या मतलब इसकी कमियां हैं? एक ही भोजन पे ज्यादा लोग निर्भर हैं, पहली बात तो ये हो गई। और एनर्जी फ्लो के रिस्पेक्ट में बताइए क्या होगी, क्या वो अच्छा पैमाना है ये डिफाइन करने का कि एनर्जी का फ्लो ऐसा ही हो रहा होगा? नहीं। क्यों? सभी लोग आ रहे हैं, अब पता ही नहीं चल पा रहा है। अब जैसे आप ये देखो, जब एक घास को ग्रास होपर खा रहा है, तिलचट्टा जिसको बोलते हैं, और उसी घास को भैंस खा रही है,
तो अब क्या इनके बायोमास में तो डिफरेंस है। ग्रास ऊपर का बायोमास इतना सा, वो एकदम हौदा ऐसी है। हाँ मतलब सच्ची यार, हाँ वो बहुत बड़ी चीज है। अब बताओ यहाँ पे बायोमास का डिफरेंस आ गया, तो बायोमास का भी डिफरेंस है, प्लस अब ग्रास होपर जितनी बड़ी भैंस है उसमें पता नहीं कितने ग्रास होपर आ जाएंगे, तो नंबर्स भी सही से काउंट नहीं हो पा रहे हैं। तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम थी। तो अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए इकोलॉजिकल पिरामिड का कॉन्सेप्ट आया, जिसमें अलग अलग तरीके से हम लोगों ने क्या काम किया है कि एनर्जी का फ्लो कैसे हो रहा है वो डिफाइन करने की कोशिश की है। और ये कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की होती है। पिरामिड ऑफ नंबर, पिरामिड ऑफ बायोमास और पिरामिड ऑफ एनर्जी। अब यहां पर एक दो चीज समझने वाली है कि इसका मतलब क्या है। पिरामिड ऑफ नंबर का मतलब क्या है? ऐसे बनाया जाएगा कुछ चीजें, देखो नंबर से देख लो। अब एक पिरामिड हम लोग बनाते हैं, कोई भी पिरामिड में सबसे पहले बॉटम में क्या किस चीज को रखते थे हम लोग? मतलब कि ऑटोट्रॉप्स को, जो अपना खाना खुद बनाते हैं, 100 पोशी, है ना। हमने सबसे पहले 100 पोशी को रखा, 100 पोशी खुद जो अपना खाना बनाते हैं। उसके बाद जो घास को खाएंगे, मतलब कि प्राथमिक उपभोक्ता, प्राथमिक उपभोक्ता या प्राइमरी कंज्यूमर। उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर, और उसके बाद टर्शरी एंड लास्ट, टर्शरी एंड लास्ट वाला। 5 से 6 स्तर हो सकते हैं, 5 से 6 स्तर हो सकते हैं। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि मैक्सिमम कितने स्तर हो सकते हैं? तो 5 से 6 स्तर हो सकते हैं। कभी कभी 3 में भी काम बन जाए, कभी कभी 4। अब पता चला बेचारा वो आया, घास निकली तो खरगोश खाई, और खरगोश खाए के डायरेक्ट आके बाज उठा के लेके चला गया, तो खत्म वहीं पे, 3 में ही काम हो गया। लेकिन एक वो घास है, घास को तिलचट्टे ने खाया, तिलचट्टे को क्या नाम है, खरगोश ने खाया, खरगोश को सांप ने खाया, सांप को फिर बाज ने खाया, तो 5-6 हो गए। वो झमेला है तो नहीं, उल्टा वाला मतलब समझ लो। घास को किसने खाया? ग्रास होपर। ग्रास होपर को किसने खाया? खरगोश। और खरगोश को खाया सांप ने, और सांप को किसने खा लिया? बाज ने। तो कितने हो गए? 1 2 3 4 5। और ऐसे कोई और एक्सेप्शन रख लो तो वो भी इसके अंदर काउंट किया जा सकता है। अब देखो, तो अब कोई भी एग्जाम्पल लोगे, अब नंबर्स में अगर आप देखोगे तो ये बताओ घास ज्यादा होगी या ग्रास होपर? घास ज्यादा होगी, तो इसी वजह से वो सबसे नीचे रखी गई है। ग्रास होपर उससे कम होंगे। अब ग्रास होपर को जो खा रहा है कौन है? वो खरगोश। तो वो खरगोश की जो संख्या होगी वो कहीं ना कहीं ग्रास होपर से कम होगी, ऊपर हमने रख दिया। अब जो खरगोश को खाने वाला है वो कौन है? सांप। उसकी संख्या खरगोश से कम होगी। और सांप को खाने वाला कौन है? बाज। बाज की संख्या सांप से कम होगी। इस तरीके से बनता चलेगा। ये जो है वो नंबर को बता रहा है, और जो ये है वो कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ को बता रहा है। अब ये हर जगह लगेगा, लेकिन कुछ जगहों पे ये उल्टा हो जाता है। वो जगह कौन सी होगी? कोई एक ऐसा इकोसिस्टम बताओ जहां पर ये उल्टा हो जाएगा। उल्टा इन द सेंस कि ऐसा कि जनरली घास में सबसे ज्यादा एनर्जी होगी ना, ऐसा हो जाए, नीचे आ जाए, मतलब कि 100 पोशी नीचे आ जाए, ऐसी कोई सिचुएशन। बैक्टीरिया आती ही नहीं, यही तो सबसे बड़ी इकोलॉजिकल पिरामिड की प्रॉब्लम है। डिकम्पोजर को यही नहीं जाता। अभी हम इसको लिखाएंगे। अपघटक हटाई दो, अपघटक है ही नहीं इकोलॉजिकल पिरामिड में। कभी भी अपघटक आए तो तुरंत काट देना उसको, अपघटक है ही नहीं। क्या कोई एक ऐसे सिनेरियो है कि जिसमें इकोलॉजिकल पिरामिड उल्टा हो सकता है? सोच के बताइए। दरिया, बता चुका हूं इस बारे में। हाँ, एक एग्जाम्पल है, देखो पेड़, मतलब कि बिग ट्री। बिग ट्री, आप देखो क्या होगा। एक जो बड़ा सा पेड़ होगा, एक जो पेड़ होगा वो बहुत बड़ा सा है, तो यहां पर 100 पोशी कौन है? ये पेड़ है।
लेकिन इसके ऊपर रहने वाले छोटे छोटे से कीट पतंगे वो पेड़ से तो ज्यादा होंगे ना, तो अब पेड़ सबसे नीचे आ गया। अब इसके ऊपर रहने वाले कीट पतंगे या मैं ऐसे बोल सकता हूं चिड़िया वगैरह, ये इससे ज्यादा होंगी। उसके बाद छोटे छोटे से कीड़े उससे ज्यादा होंगे, उल्टा हो गया। अब यहां पे क्या है, यहां पर जो फूड बना रहा है 100 पोष की, वो सबसे नीचे आ गया। तो नंबर्स में ये चीजें उल्टी हो सकती है। अगर लॉन्ग स्टोरी हम शॉर्ट समझे तो बस इतना ध्यान रखना है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो अपवर्ड भी हो सकता है और डाउनवर्ड भी हो सकता है। अपवर्ड कब होगा, जनरली जो जैसे ओशन में भी अपवर्ड होगा और आपकी घास के मैदान में भी अपवर्ड होगा, लेकिन डाउनवर्ड भी हो सकता है जब हम किसी एक पेड़ को इकोसिस्टम के तरीके से मान रहे होंगे। ये हो गया नंबर्स के बारे में। अब उसके बाद बात आती है बायोमास के बारे में। बायोमास का मतलब क्या होता है, बस बायोमास का मतलब क्या होता है, ड्राई वेट ऑफ एनी ऑर्गेनिज्म। किसी भी ऑर्गेनिज्म का ड्राई वेट वो हमारा बायोमास कहलाता है। ड्राई वेट का मतलब सूखा। अब जैसे एक इंसान है, उसमें जो लिविंग पार्ट होते हैं, जैसे आपकी आंख लिविंग है, देख रही है, हाँ, बाल आपके बढ़ रहे हैं, ठीक, नाखून आपके बढ़ रहे हैं, इसी तरीके से आपका हार्ट पंप कर रहा है। ये सब क्या है, आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म है। इसमें आपकी बॉडी में लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलावा क्या है, जो कि नॉन लिविंग है। बहुत सारी चीजें, जैसे वाटर आपकी बॉडी में है ना, वो नॉन लिविंग है भाई। बस ये कि आपको थोड़ा सा एनर्जी नहीं देता वाटर, ध्यान से, वाटर एनर्जी नहीं देता है क्योंकि वो न्यूट्रल है एकदम। वाटर से एनर्जी आती है नहीं, उसके अंदर कुछ हमको मिलाना पड़ता है। अगर एनर्जी आती तो थोड़ा नल पी के ये क्या बोलते हैं, रेड ब्लड कुछ काम ना कर पाती। तो आपकी बॉडी से जितनी भी नॉन लिविंग चीज है, लाइक वाटर, ब्लड, इन सब चीजों को जब निकाल लिया जाएगा तो जो चीज आपकी बचती है वो बायोमास कहलाती है। तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, बायोमास बोलते हैं। बात समझ में आ रही है? अब बताओ, अब बायोमास तो ये हो गया। अब इस बायोमास के परिप्रेक्ष्य में एक चीजें बताओ, ये जो बायोमास है इसका कोई एक इकोलॉजिकल पिरामिड बनाओ, कहीं पर भी लो, घास के मैदान में बनाओ, घास के मैदान में, घास के मैदान में आप बनाओगे। अगर मैं यहां पे लूं घास के मैदान में, घास का मैदान, तो सबसे पहले क्या आती है, ग्रास से तो आती है ऑटोट्रॉप्स। अब इसका ड्राई वेट जब आप लोगे तो वो नीचे ही बनेगा बेस, क्योंकि उसका वेट भी सबसे ज्यादा होगा। चलो, इसके बाद इसको खाने वाले ग्रास होपर वो संख्या में भी कम है और उनका जब ड्राई वेट लिया जाएगा तो वो ड्राई वेट भी इनका कम होगा, मतलब इनकी बॉडी से जब वाटर निकाली जाए तो ये ग्रास होपर आ गया। ग्रास होपर को खाने वाले कौन, खरगोश अगर मान लो तो खरगोश ग्रास होपर से नंबर में कम होंगे, उनके अंदर से पानी निकाल तो कितना बचेगा, तो वो इधर वाले से भी कम हो जाएंगे। और इसी तरीके से एक चीज और होगी। तो पॉइंट ये है कि जो बायोमास है वो बहुत ध्यान से देखना, स्थलीय जगहों पर उसका जो पिरामिड बनता है वो अपवर्ड बनता है, लेकिन इसका पिरामिड ऐसे भी बन सकता है, डाउनवर्ड भी बन सकता है। क्वेश्चन आता है लेकिन कहां पे, जैसे वहां पर कैसे बना था, किसी एक पेड़ के ऊपर हम जब देखते तो वो इन्वर्टेड हो जाता था, बाकी हर जगह वो है, बाकी हर जगह पे वो आपका अपवर्ड ही है, चाहे स्थलीय जगह हो चाहे जलीय जगह हो। लेकिन बायोमास के रिस्पेक्ट में स्थलीय जगह पे तो ये अपवर्ड है, लेकिन जलीय जगह पे किस तरह का होगा, पानी वाले में, मतलब कि जो नदी हो गई, झील हो गई, समंदर हो गया, उसमें बायोमास का जो पिरामिड बनेगा वो कैसा बनेगा। ये तो स्थलीय जगह पे इसी तरह का बनेगा। काई से पहले भी कुछ होता है। फंगस को एक बेस चाहिए लगने के लिए। समुद्र में फंगस बहुत मुश्किल से, जब तक बेस नहीं मिलेगा फंगस नहीं लगेगी। फंगस का मतलब क्या होता है, हम लोग के ह्यूमन्स बॉडी में भी तो लगती है ना, कभी कभी पसीना वसीना बहुत है तो आपके यहाँ बाज में और भी जगहों पे लग जाती है। एल्गी काई है। आप लोगों को पता होगा, एक वर्ड याद होगा आप लोग को, जीव प्लवक, और दूसरा होता पादप प्लवक। याद है, जू प्लैंकटन और फाइटोप्लैंकटन, याद है कुछ? देखो इसको देखो, जो आपका समुद्र या ओशियन या वाटर बॉडी है
उसमें सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म कौन से हैं? वो दो हैं। सबसे कौन कौन से? प्लैंकटन, प्लैंकटन जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्लवक। ये दो तरह के होते हैं, एक होता है फाइटोप्लैंकटन और दूसरा कौन सा होता है? जूप्लैंकटन। इसको क्या बोलते हैं? पादप, प्लवक, और उसको क्या बोलते हैं? जीवप्लवक। जीवप्लवक ये ओशैनिक सिस्टम में पाए जाने वाले सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म हैं। अब इनसे बड़ी क्या होती है? छोटी मछली, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? झींगा। झींगा मछली जानते हो? झींगा होती है छोटी छोटी। अब झींगा मछली से बड़ी थोड़ी मछली, हाँ गिरई। अब बड़ी मछली, गिरई से बड़ी रोहू, और वो फिर मंगूर। तो ऐसी बहुत आ जाएंगी। तो सबसे पहले क्या होता है? जो ओशन होता है या आपकी वाटर बॉडी होती है, उसमें जो सबसे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं, उसमें क्या होते हैं? उसको प्लैंकटन बोलते हैं, प्लवक बोलते हैं, जिसको आप अपनी आप नग्न आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए आप लोग माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ेगा। ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं फाइटोप्लैंकटन और एक होते हैं जूप्लैंकटन। जो ओशन है उसमें एनर्जी का ट्रांसफर, या जो ओशन में 100 पोषी कौन होता है? ये पादप प्लवक। मतलब जैसे कि जमीन पर घास भी आपकी फूड बना सकती है, पेड़ भी फूड बना सकते हैं, लेकिन ओशन में फूड बनाने का काम कौन करता है? पादप प्लवक या फाइटोप्लैंकटन करते हैं। और फाइटोप्लैंकटन को खाता कौन है? जूप्लैंकटन। जूप्लैंकटन को कौन खाता है? छोटी मछली। छोटी मछली कौन खाती है? गिरई। गिरई कौन खाता है? रोहू। मंगूर। ऐसे शार्क आ गया। ठीक, छोटी सी मछली इतनी बड़ी होती है, लबर लबर करती है। बड़ी मछली थोड़ी सी बड़ी होती है। हाँ फैक्ट है, दिस इज अ फैक्ट। देखा नहीं तुमने? कौन से गांव में रहती हो? अच्छा, मछली इसलिए नहीं, हम लोग देखें बहुत अलग अलग। अब ऐसे बताने लगे इतनी बड़ी भी होती, इतनी बड़ी भी होती, इतनी बड़ी भी होती है बेटा। अरे बहुत मछलियां बहुत। मेरा कहने का मतलब बस ये है कि पादप प्लवक ये क्या है? ये 100 पोषी, ये अपना खाना स्वयं बनाते। इनको कौन खाता? जूप्लैंकटन या जीव प्लवक। इनको कौन खाती? छोटी मछलियां, और उससे बड़ी मछलियां। ऐसे चीजें चला करते हैं। करते करते भी ये वेल भी आ जाएगी, तो वहां तक नहीं जाना है। अब देखो, अब ये बात समझ में आई ओशन में क्या है। अब ये बताओ कि अगर बायोमास निकालेंगे तो पहले तो ये दिख ही नहीं रहे, अब इनके अंदर से पानी निकाल दो तो एकदम ही ना दिखी। वही तो कंडीशन होगी। तो इसी वजह से जो ओशन होता है या वाटर बॉडी वाला जो इकोसिस्टम होता है, वाटर बॉडी वाला जो इकोसिस्टम है, उसमें हमेशा जो ऑटोट्रॉप है, मानक मतलब कि पादप प्लवक, वो बायोमास के रिस्पेक्ट में सबसे कम हो गया। जूप्लैंकटन उनसे थोड़े ज्यादा होंगे, और छोटी मछलियां उनसे ज्यादा। और ये चीजें आपको याद क्या रखना है? बस इतना ध्यान रखना है कि जो बायोमास का पिरामिड है वो सीधा भी बनता है और उल्टा भी बनता है। सीधा कहां पे बनता है? स्थलीय पारितंत्र में। उल्टा कहां पे बनता है? जलीय पारितंत्र में। इसी तरीके से पिरामिड ऑफ नंबर में आपको क्या ध्यान रखना है कि जो पिरामिड ऑफ नंबर है वो चाहे स्थलीय हो चाहे जलीय हो, दोनों में सीधा बन सकता है, लेकिन जब किसी एक पेड़ की बात आएगी तो वो वहां पर उल्टा बन जाता है। बात समझ में आई? इतना बात हमको ध्यान में रखना है। इसमें क्या रखना है कि जब स्थलीय होगा तो सीधा बनेगा, जब जलीय होगा तो उल्टा बनेगा। ओके, इसके बाद सबसे लास्ट आता है कौन सा? एनर्जी वाला, एनर्जी का पिरामिड। एनर्जी का पिरामिड, आपको ये बात पता है, अब यहां पर लिंडमैन लॉ लगेगा। एनर्जी सबसे ज्यादा किसके पास होती है? घास के पास, मतलब कि 100 पोषी लोगों के पास। तो चाहे 100 पोषी कहीं पर भी हो, चाहे ओशन में हो चाहे जमीन पर हो, वो सब में एनर्जी बेस में ही सबसे ज्यादा होगी। यहां पर अगर मान लो 100 यूनिट है तो इसके ऊपर वाले में कितनी होगी? 10 यूनिट। इसके ऊपर वाले में 1 यूनिट। इसके ऊपर वाले में 0.1 यूनिट। ये चाहे स्थल हो चाहे जलीय हो, ये कभी भी उल्टा वाला नहीं बनता है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। एग्जाम्पल पर ध्यान में रख रहे हैं, कहां पर उल्टा बनता है, कहां पर नीचे बनता है, और पीसेस में ज्यादा कभी पूछा भी नहीं जाएगा। बाकी इसकी एप्लीकेशन पे चीजें सवाल है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहां पर 10% लॉ लगता है। क्लियर? बहुत बेसिक सा है। अब इसके बाद कुछ हम लोग देख लेते हैं इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट समझना। मान लो कोई जंगल था, जंगल में लग गई आग,
और जंगल हो गया फिनिश। और कुछ समय तक वो फिनिश पड़ा रहा, मतलब कुछ नहीं था, लेकिन धीरे 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 कुछ सालों के बाद वहां पर आ गई छोटी छोटी सी घास, घास के बाद झंकार, झंकार का मतलब क्या होता है, झाड़ी, झाड़ी से वहां पर मुलायम तने वाली पेड़ आ गया, मतलब कि सॉफ्ट वुड ट्री आ गया। मतलब ऐसे पेड़ जिनकी जो लकड़ी है वो बहुत सॉफ्ट है, जिससे कागज आगज बनाए जाते हैं। पॉपुलर जानते हो, पॉपुलर का पेड़ जानते हो, लंबे लंबे से होते हैं, खड़े खड़े से एकदम सीधे होते हैं। अक्सर जो खेत होते हैं, खेत के चारों तरफ पॉपुलर के पेड़ लगाए जाते हैं, उसका यूज किया जाता है पॉपुलर की, है हाँ कुछ भी बोलते हैं, उसका भी यूज किया जाता है। उसकी लकड़ी थोड़ी बहुत ज्यादा हार्ड नहीं होती है, थोड़ी सॉफ्ट होती है। लेकिन उसके बाद अगर आप बढ़ोगे, सॉफ्ट वुड हो गया, उसके बाद आओ शीशम का पेड़। शीशम मतलब समझते हो, साल, साखू, ये सब होता है, ये बड़ी हार्ड वुड है। साखू के बारे में बोला जाता है 100 साल पड़े, सॉरी 100 साल खड़े 100 साल पड़े फिर भी ना सड़े। हाँ ये मिसाल बोली यार, इतनी मजबूत लकड़ी होती है। अब इसके बाद कौन सी आती है, इसके बाद कोई लकड़ी आती है जिसका जंगल आएगा, कोई लकड़ी नहीं आती भाई। ये अब लोहा का थोड़ी ना बने, स्टेनलेस स्टील का पेड़ आएगा आप मतलब लोहे पेड़ उगा रहे हैं ऐसा तो होगा नहीं। तो ये क्या है, अब देखो यहां पे देखो, एक सिनेरियो तो ये है, और एक सिनेरियो, ये पहला सिनेरियो था, मतलब पहला केस था। एक दूसरा केस है कि जहां पर पहले जंगल ना रहा हो, जंगल हटा, पहले कुछ ना रहा हो, एकदम से वोल्केनो। दूसरा केस ये, वोल्केनो से वो निकली लावा, और लावा ने एकदम कुछ नहीं, वहां पहले कुछ था ही नहीं, बैरन लैंड, कुछ नहीं। अब बैरन लैंड पड़ा रहा काफी दिन तक, फिर उसके बाद वहां पर घास जमी, घास के बाद झाड़ी हुई, और झाड़ी के बाद वही हार्डवुड, सॉफ्ट वुड, और सॉफ्ट वुड के बाद हार्डवुड। तो दो केस है यहां पे, दो केस है। एक क्या था, पहले कुछ नहीं था, एक क्या था कि पहले जंगल था, आग लगने के बाद वो फिनिश हुआ, फिर उसमें घास जमी। तो जब कभी भी नई बार सबसे पहले किसी भी जगह पर कोई भी कम्युनिटी आती है, जो घास आएगी वो एक कम्युनिटी तो है, पॉपुलेशन या इंडिविजुअल है, कम्युनिटी है। पॉपुलेशन है, इंडिविजुअल है, या कम्युनिटी है। घास का मैदान, घास का मैदान अगर मैं बोल रहा हूं तो ये क्या होगा, इंडिविजुअल होगा, पॉपुलेशन होगा, या कम्युनिटी होगी। क्यों, सब लोग का मतलब, जैसे घास का मैदान बोल रहा हूं अभी, एकदम आएंगे। लेकिन घास भी कई तरीके की होती है। जैसे घास के मैदान में आओ तो घास एक ही तरह की थोड़ी ना होती है, उसी घास में कई अलग अलग तरह की होती है। बात समझ पा रही है, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक जब किसी भी जगह पर नई, पहली बार कोई नई कम्युनिटी आके स्टैब्लिश होती है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी कम्युनिटी। प्राइमरी, भाई इसी फिगर में सब कुछ है, प्राइमरी कम्युनिटी। और जो सबसे आखिरी वाली कम्युनिटी होती है, सबसे आखिरी वाली, यहां पे सबसे आखिरी कम्युनिटी कौन सी है, हार्डवुड, मतलब कि शीशम वाला पेड़, इसको क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स। क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इस प्रोसेस में ये जो बीच वाली होती है, जैसे घास के बाद झाड़ी आई, झाड़ी के बाद सॉफ्टवुड आया, सॉफ्टवुड के बाद हार्डवुड, तो बीच वाली जितनी भी कम्युनिटी है उनको बोला जाता है सीरस। सीरस, इतना बस ध्यान रखना है। मतलब कि जब कभी भी किसी भी जगह पर ये जो पूरा प्रोसेस स्टार्ट हुआ है, स्टार्टिंग वाली कम्युनिटी को क्या बोलते हैं, प्राइमरी कम्युनिटी। सबसे आखिरी वाली को क्या बोलते हैं, क्लाइमेक्स कम्युनिटी। और इस बीच में जो पूरा मैकेनिज्म था, जो बीच में कम्युनिटी है, सबको एक नाम दे दिया जाता है, सीरस बोला जाता है। और इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, इकोलॉजिकल सक्सेशन। इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता है कि जो कमजोर कम्युनिटी होती है उसको ओवरटेक करने के लिए कोई मजबूत कम्युनिटी उसकी जगह पर आएगी ही आएगी। अब बताओ, शीशम की लकड़ी कौन इसको करेगा, इसको हटाने के लिए कोई, ये खत्म ही होगी। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या बोलता है कि जो कमजोर कम्युनिटी होती है उसको रिप्लेस करने के लिए कोई दूसरी उससे मजबूत कम्युनिटी आएगी, और ये प्रोसेस चलता रहेगा, चलता रहेगा, चलता रहेगा, तब तक चलेगा जब तक कोई स्टेबल कम्युनिटी ना जाए। तो ये जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है, इसका एक दूसरा नाम भी होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्टेबल। स्टेबल का मतलब क्या होता है, बहुत मजबूत कम्युनिटी है, स्टेबल कम्युनिटी बोलते हैं।
बस इतना सा है। तो इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या है कि प्राइमरी कम्युनिटी से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी के पहुंचने का जो पूरा रूट, वही इकोलॉजिकल सक्सेशन है। यही को इकोलॉजिकल हम लोग सक्सेशन बोलते हैं। प्राइमरी कम्युनिटी सबसे पहली वाली होती है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी या जिसको स्टेबल कम्युनिटी भी बोलते हैं वो कौन सी होती है, सबसे लास्ट वाली होती है। लेकिन यहाँ पर स्टेबल अभी मत रखिएगा, नाम आप लोग क्लाइमेक्स ही रखिएगा, मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया। और इसके बीच की जितनी भी होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेरस बोलते हैं। बात समझ में आई? ये इकोलॉजिकल सक्सेशन है। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन में 2-3 बात होती है। अब 2-3 कुछ जो इकोलॉजिकल सक्सेशन है ये कई तरीके का होता है, ध्यान से देखना। अब इकोलॉजिकल सक्सेशन जो होता है वो कई तरीके का होता है। इसमें कुछ नाम है वो हम लिखे लेते हैं। सबसे होता है प्राइमरी, ये जरूर लिख लेना आप लोग, प्राइमरी सक्सेशन। दूसरा सेकेंडरी सक्सेशन। तीसरा ऑटोजेनिक। चौथा एलोजेनिक। इसके नाम इंग्लिश में ही याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने बताया अगर कॉम्प्रिहेंशन आ गया तो कहीं ना कहीं इशू हो सकता है। ऑटोजेनिक, एलोजेनिक। पांचवा होता है ऑटोट्रॉपिक। और छठा होता है हेट्रोट्रॉपिक। हेट्रोट्रॉपिक सक्सेशन। ये 3-6 नाम है, इसको आपको बस ध्यान में रखना है। ओके, हो गया? देखो समझ लो इसको, सबसे पहले बस एक ही में सब समझ लोगे। किस तरह के सक्सेशन को हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलेंगे? ऐसा सक्सेशन जो उस जगह से स्टार्ट हो कि वहां से पहले कुछ था ही नहीं। जैसे कि ये वाला केस, यहां पर क्या था, इससे पहले कोई जंगल था नहीं, तो जब बैरन लैंड हो, वहां पर पहले कुछ ना रहा हो और वहां पर ये प्रोसेस स्टार्ट हो, तो उसको हम लोग प्राइमरी सक्सेशन बोलते हैं। सेकेंडरी सक्सेशन क्या बोलते हैं कि अभी कुछ नहीं है लेकिन उससे पहले वहां पर कुछ था, जंगल वगैरह था, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन। तो प्राइमरी सक्सेशन वो है कि पहले कुछ भी ना रहा हो, वहां पर सक्सेशन स्टार्ट हुआ। पहले कुछ रहा हो, वो खत्म हो गया, अब फिर से स्टार्ट हुआ, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सेकेंडरी सक्सेशन बोलते हैं। उसके बाद ऑटोजेनिक और एलियोजेनिक। ऑटोजेनिक का मतलब क्या होता है कि जब कभी भी सक्सेशन वहीं पर के किसी भी प्लांट से या किसी भी वजह से हुआ हो। जैसे मान लो कि आपका प्राइमरी सक्सेशन हुआ है। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब एकदम नया वाला, ये वाला, इस वाले केस में देखो, मैं बता रहा हूं। इस वाले केस में देखो, पहले वाले केस में यहां पर जंगल रहा होगा, तो मान लो कि जंगल की कोई एक बीज थी जो रह गई, ये बहुत सारी बीज रह गई, जल गई। बीज थोड़ी ना जली, तो जंगल ऊपर से जला है ना, तो खत्म हो गया। लेकिन बीज धीरे धीरे पड़े वो धीरे धीरे घास बन गई, मतलब किसी वजह से वहीं पर वही पुराने वाले जंगल में से कुछ निकला हो जिसकी वजह से नई वाली घास आ गई। तो जब वहीं के किसी एलिमेंट के जरिए से सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक सक्सेशन। इट मींस कि जब इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो और वो वहीं के किसी एलिमेंट की वजह से हो रहा है, जहां पर वो पहले था वहीं से हो रहा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोजेनिक। एलोजेनिक का मतलब क्या होता है कि वहां के किसी एलिमेंट के जरिए से नहीं हो रहा बल्कि किसी एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो रहा है। जैसे मान लो कि आपने सुना होगा कि जो प्रजनन की क्रिया होती है प्लांट्स में, वो कई तरीकों से होती है। एक तरीका क्या होता है कि एक प्लांट यहाँ पे लगा हुआ है और दूसरा प्लांट यहाँ पे लगता है, तो जब हवा चलती है तो यहाँ से पॉलन उड़ के इसमें जाते हैं, बस समझ आती है। तो इसी तरीके से हवा के जरिए से कोई पॉलन उड़ रहा हो और उड़ते 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 किसी जगह पे जाके वो वहां पे गिरा या बीज गिरा, कुछ भी गिरा, तो उसके बाद मतलब जब कभी भी कहीं पर भी सक्सेशन कोई एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से हो, मतलब कोई बाहरी फैक्टर की वजह से स्टार्ट हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलोजेनिक बोला जाता है। ठीक, जब वहीं के फैक्टर से स्टार्ट हो तो ऑटो का मतलब ऑटो में ऑटोमेटिक है अपने ऑटो वाला, उससे स्टार्ट हो, एक्सटर्नल फैक्टर से स्टार्ट हो। ऑटोट्रॉपिक का मतलब क्या है, जब सक्सेशन किसी प्लांट के जरिए से स्टार्ट हो,
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक। जैसे कोई मान लो कोई प्लांट था वो एकदम से खत्म, कोई प्लांट बीज के जरिए तो प्लांट बना। लेकिन हेट्रो का मतलब क्या होता है, जब किसी प्लांट के जरिए से नहीं बल्कि नियरली एनिमल के जरिए से स्टार्ट हो। जैसे कि बैक्टीरिया, कोई बैक्टीरिया था या कोई फंगस था जिसके जरिए से सक्सेशन स्टार्ट हुआ हो। अभी मैटर यह आता है कि बैक्टीरिया कैसे सक्सेशन कर सकते हैं, वो तो प्लांट करते हैं ना। बात समझ में आ रही है। प्राइमरी सक्सेशन का मतलब क्या है कि जब बैरन लैंड हो, कुछ ना रहा हो, वहां से स्टार्ट हो। सेकेंडरी सक्सेशन का मतलब क्या है, पहले कुछ रहा हो, खत्म हो गया, फिर से स्टार्ट हुआ हो। ऑटोजेनिक का मतलब कोई इंटरनल फैक्टर ही रहा हो। एलोजेनिक का मतलब कोई बाहर के फैक्टर से हुआ हो। और ऑटोट्रॉपिक का मतलब किसी प्लांट के जरिए से स्टार्ट हुआ हो। और हेट्रोट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, प्लांट के जरिए से ना हो लेकिन किसी दूसरे फैक्टर के जरिए से हो रहा। अब ये क्वेश्चन आता है कि हेट्रोट्रॉपिक क्या इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि हेट्रोट्रॉपिक क्या किसी इकोलॉजिकल सक्सेशन को स्टार्ट कर सकते हैं, मतलब कि प्लांट के अलावा भी इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट हो सकता है किसी और चीज से, बैक्टीरिया, फंगस की वजह से। आंसर है हाँ। मान लो किसी जगह पर कोई बैक्टीरिया पड़ा, तो बैक्टीरिया का काम क्या होता है कि जिस जगह पर होगा उसको कुरेदेगा, वो उसको कहीं ना कहीं तोड़ने की कोशिश करेगा, अपना श्रावण करता रहता है वो धीरे 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 धीरे, जिसकी वजह किसी मान लो किसी पत्थर के ऊपर है, तो वो जो पत्थर के ऊपर रहता है तो पत्थर को धीरे धीरे डिग्रेड कर रहा होता है, स्रावित कर धीरे धीरे। अब स्रावित कर जब धीरे, तो वहां पे क्या बनी, मिट्टी। अब मिट्टी के बाद क्या प्रोसेस स्टार्ट हुआ, अगर वो मिट्टी ना होती तो क्या वहां पे इकोलॉजिकल सक्सेशन होता, नहीं। इकोलॉजिकल सक्सेशन के लिए मिट्टी स्टार्ट जरूरी है। और मिट्टी बनाई किसने, वही बैक्टीरिया वालों ने। इस वजह से जब कभी भी प्लांट के अलावा किसी दूसरे फैक्टर की वजह से सक्सेशन स्टार्ट होता है तो उसको हम लोग हेट्रोट्रॉपिक बोलते हैं, और बाकी वाले को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉपिक बोलते हैं। इज दैट क्लियर। तो ये था आपका फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। अब जल्दी से मैं कुछ क्वेश्चन बोल रहा हूं, जल्दी से इसका आंसर बताओ। एक बार लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करते हैं, पूरे सिलेबस सब्जेक्ट को लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट। सबसे पहले क्या है, चैप्टर का नाम क्या था, फंक्शन ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के फंक्शन क्या होते हैं, हमको दो ही चीज पता है, एनर्जी का फ्लो और न्यूट्रिएंट का फ्लो, और एक चीज और है, इकोलॉजिकल सक्सेशन। एनर्जी का फ्लो को समझाने के लिए हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तीन कॉन्सेप्ट। क्या था, सबसे पहला क्या था, फूड चेन, दूसरा क्या था, फूड वेब, तीसरा क्या था, इकोलॉजिकल पिरामिड। फूड चेन कितने तरह की थी, दो तरह की, ग्रेजिंग फूड चेन और डिट्राइटस फूड चेन। ओके, फूड वेब में कुछ ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं है तो इसमें ज्यादा नहीं करना है। इकोलॉजिकल पिरामिड कितने थे, नंबर, बायोमास और एनर्जी। ये वाला खड़ा पड़ा, ये भी खड़ा पड़ा, और ये सिर्फ और सिर्फ खड़ा। ठीक। अब न्यूट्रिएंट साइकिलिंग एक चीज बची है जिसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे। अब इसके बाद इकोलॉजिकल सक्सेशन क्या होता था। इकोलॉजिकल सक्सेशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि कोई भी कम्युनिटी होगी, अगर वो स्टेबल नहीं है तो उसको बदलने के लिए कोई दूसरी कम्युनिटी आएगी, और ये तब तक बदलती रहेगी जब तक कोई हार्ड कम्युनिटी या क्लाइमेक्स कम्युनिटी ना आ जाए। ठीक। अब इसके बारे में क्या था, इकोलॉजिकल सक्सेशन के बारे में, ये कितने तरीके के थे, छह तरीके का है। पहला कौन सा था, प्राइमरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। दूसरा कौन सा, सेकेंडरी इकोलॉजिकल सक्सेशन। तीसरा कौन सा था, ऑटोजेनिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। और एलोजेनिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। और एक क्या था, ऑटोट्रॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। और सबसे लास्ट कौन सा था, हेट्रोट्रॉपिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। इसमें मैंने दो नाम बताए थे आपको, प्राइमरी कम्युनिटी और सेकेंडरी कम्युनिटी, और तीसरा नाम क्या था, सेरस। प्राइमरी कम्युनिटी जहां से इकोलॉजिकल सक्सेशन स्टार्ट होता है, क्लाइमेक्स कम्युनिटी वहां से जहां से इकोलॉजिकल सिस्टम खत्म होता है, और सेरस का मतलब क्या है, प्राइमरी और क्लाइमेक्स के बीच वाली जितनी भी कम्युनिटी होती है उनका एक नाम सेरस दे दिया जाता है। तो ये आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक, बाकी कल न्यूट्रिएंट साइक्लिंग को फाइनल करा के और चीजों को आगे लेने की कोशिश करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। स्टॉक्सिस्ट एंड कोकली बातें।